So, good evening, everyone. We are moving ahead with the chapter Making a Global World, subchapter 2, the 19th century, merely a story of 1815 to 1914. अभी तक जो इस चैप्टर में हमने देखा कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो इतना छोटा टर्म नहीं है जो सिर्फ इकोनॉमिक्स को डील करे। ये इससे ब्रॉडर सेंस में है, सिर्फ ट्रेड को लेकर नहीं है, कल्चर के एक्सचेंज को लेकर है, आइडियाज़ के एक्सचेंज को लेकर है, लोगों के एक्सचेंज को लेकर है। फिर हमने ये भी समझा कि ये इतना लेटेस्ट टर्म भी नहीं है। हज़ारों सालों से कंट्रीज़ के बीच, 2 कंट्रीज़ के 2 कॉन्टिनेंट्स के बीच लोगों का आना-जाना, लोगों के आइडियाज़ का, गुड्स का, स्किल्स का, फूड आइटम्स का शेयरिंग और उसका मॉडिफ़िकेशन जारी है। फिर हमने देखा किस तरीके से आज से सिर्फ 500 साल पहले ही हमारी कंट्री में जो आज इतने लार्ज स्केल पर पोटैटो, टोमेटो, चिली यूज़ होता है, आज से सिर्फ 500 साल पहले हम इन सब्जियों के बारे में जानते नहीं थे। मीन्स दे आर नॉट ओरिजिनेटेड इन इंडिया, दे आर फ्रॉम अमेरिका। अब उससे आगे बढ़कर हम ये देखेंगे कि 19th सेंचुरी के ड्यूरेशन में, 19th सेंचुरी जब हम बोलते हैं तो एक्चुअली हम बात करते हैं 1801 से 1899 तक। यस, लेकिन यहाँ जो हम बात करेंगे ये लगभग उसी फेज़ में है, 1815 से 1914 तक। और इस फेज़ में जो मेजर चेंजेस आए जिसने दुनिया को बदला, दुनिया की इकोनॉमी को चेंज किया, उस पे हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। द वर्ल्ड चेंज्ड profoundly in the 19th century. Economic, political, social, cultural, and technological factors interacted in complex ways to transform societies and reshape external relations. तो एक बड़े स्तर पर हम बदलाव देख सकते हैं 19th सेंचुरी में कंट्रीज़ के बीच में, उनकी इकोनॉमिक, उनकी पॉलिटिकल, उनकी सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल ऐसे कई फैक्टर्स रहे हैं जिनके बीच के इंटरेक्शन की वजह वजह से दुनिया ने खुद को रीशेप किया। इवन एक्सटर्नल रिलेशनशिप जो है, एक्सटर्नल मतलब एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ, वो लार्ज स्केल पर उसमें बदलाव आया। और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहे? इकोनॉमिकल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाइड थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लोज। ये यहाँ पर हम मार्क कर लें कि 3 फ्लोज के बारे में बात कर रहे हैं जो कंट्रीज के बीच में मेजरली इस ड्यूरेशन में या 19th सेंचुरी में देखने को मिले। अब ये जो फ्लोज हैं, ये हम ऐसे याद रख सकते हैं: मैन, मटेरियल एंड मनी। तो 3 जो मेजर फ्लोज आइडेंटिफाइड किए गए थे उस समय, उसमें है सबसे पहला तो द ट्रेड गुड्स एज मेंशन्ड हियर, कि लार्जली जो था 3 लेवल पे या 3 तरीकों से ये ट्रांज़ैक्शन, ये जो एक्सचेंज था वो चल रहा था कंट्रीज़ के बीच में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गुड्स का। जब हम गुड्स की बात करते हैं, नंबर 1 गुड्स, और उस गुड्स में मेजरली हम बात करते हैं क्लॉथ्स और व्हीट का। उस समय लार्ज स्केल पर जो एक्सचेंज हो रहा था वो गुड्स में क्लॉथ और व्हीट का था। जो सेकंड, द फ्लो ऑफ लेबर। जैसे मैंने कहा, मैन, मटेरियल एंड मनी, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। मटेरियल, पहले हमने गुड्स की बात की, अब हम बात कर रहे हैं मैन की। आगे हम समझेंगे किस तरीके से लोगों का भी फ्लो लार्ज स्केल पर हुआ, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, इन द फॉर्म ऑफ लेबर, या फिर लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में माइग्रेट हुए एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, नौकरी की तलाश के लिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हुए। और जो तीसरा मूवमेंट था या तीसरा फ्लो था, वो था फ्लो ऑफ कैपिटल। लोगों ने इन्वेस्टमेंट किए, पैसा लगाया दूसरी कंट्रीज़ में, जहाँ मान लो खेती हो रही है, वहाँ से रॉ मटेरियल लाकर इंडस्ट्रियल ज़ोन जैसे यूरोप में लाकर सेल करना, फिर यूरोप से जो गुड्स है, प्रिपेयर्ड गुड्स है, मशीन गुड्स है, उनको ऐसी कंट्रीज़ में जाके सेल करना जहाँ वो गुड्स लार्ज स्केल पर अवेलेबल ना हो। तो ये 3 तरह के फ्लो हमें देखने को मिलते हैं। ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जो मेजर फ्लोज हैं बिटवीन कंट्रीज ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, वो कौन कौन सी थी? तो मैन, मटेरियल एंड मनी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगर हम मैन बात करेंगे तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट और बेटर लाइफ के लिए लोग मूव हुए एक जगह से दूसरी जगह। फिर दूसरा हम बात करें
मटेरियल मतलब गुड्स, लार्जली जो गुड्स का ट्रेड हुआ उसमें वीट और कॉटन को हम याद रखें। और तीसरा मनी, मनी मतलब इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो ट्रेडर्स थे उन्होंने दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट किया। आगे चल के देखेंगे कॉलोनीज कैसे बनाई गई एंड अदर थिंग्स, हाउ द मनी वाज इन्वेस्टेड। All three flows were closely interwoven and affected people's lives more deeply now than ever before. ये जो तीनों ही तरह के फ्लो है, मैन, मटेरियल और मनी का, या गुड्स, लेबर और इन्वेस्टमेंट का, ये तीनों ही तरह के फ्लो या तीनों ही तरह के जो एक्सचेंज है वो क्लोजली इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। क्लोजली इंटर रिलेटेड ना भी माने, क्योंकि जैसा लेबर माइग्रेशन में सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे कंपेरेटिव टू गुड्स एंड कैपिटल फ्लो, मतलब पैसे के फ्लो में इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था या इतने ज़्यादा व्यवधान नहीं थे। सामान के, गुड्स के, वीट, कॉटन या इस तरह के जो भी रिक्वायर्ड गुड्स थी कंट्रीज में, उनके फ्लो पर इतना रेस्ट्रिक्शन नहीं था जितना कि मैन के, मतलब लेबर के, लोगों की खरीद फरोख्त पर। यस। तो इन सब पे अगर ज़्यादा ध्यान नहीं दे तो इन, मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस थे मैन के फ्लो पर उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे, तो लार्जली इन तीनों ही तरह के फ्लो ने 19th सेंचुरी में इकोनॉमी का स्वरूप, या हम बोलें ग्लोबलाइजेशन के स्वरूप में, एक मेजर चेंज लाकर खड़ा किया। यस। Yet it helps us understand the 19th century world economy better if we look at the three flows together. अगर इन तीनों फ्लोज को हम एक साथ देखेंगे तो हमें 19th सेंचुरी में जो चेंजेस आए उसको हम मेजरली समझ पाएंगे। तो ये इंट्रोडक्टिव पार्ट था जो ये बता रहा था कि 19th सेंचुरी में जो चेंजेस आए हैं इकोनॉमिकली या ग्लोबली, या जो दुनिया को ग्लोबल वर्ल्ड बनाने में, ग्लोबली या ग्लोबलाइजेशन में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स थे इस ड्यूरेशन में 19th सेंचुरी में, वो इन तीन फ्लोज पर मेजरली डिपेंडेंट है। और अगर हम इन तीन फ्लोज को समझेंगे कंट्रीज के बीच में, इन तीन चीज़ों के एक्सचेंज को कंट्रीज के बीच में समझेंगे तो हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि किस तरीके से 19th सेंचुरी में ग्लोबलाइजेशन हुआ। अ वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप 2.1। इसमें हम देखेंगे कि कैसे चेंजेस आए। तो हम शुरू करते हैं। अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज the changing pattern of food production and consumption in industrial यूरोप। पैरेलल यूरोप में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल फ्लो बहुत ज़्यादा था। उस समय किस तरीके से क्रॉप पैटर्न में चेंज चेंज आया वो हम समझते हैं। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, बट इन 19th century Britain self sufficiency in food mean lower living standards and social conflicts. Why was this so? कोई भी कंट्री जो स्टेबल होना चाहती है वो कोशिश करेगी कि उसके खुद की फूड रिक्वायरमेंट वो खुद पूरा कर सके। लेकिन जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यूरोप में चल रही थी उसमें ऐसा नहीं देखा गया। ब्रिटेन ने कभी कोशिश नहीं की कि वहाँ के लोग जो हैं या वहाँ की खेती जो है वो ज़्यादा फूड ग्रेन पर हो, या वहाँ की जो फूड रिक्वायरमेंट को वो खुद पूरा कर सके। इसमें और क्या-क्या फैक्टर्स थे? पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। जो सडन राइज हमने देखा सिटीज में, जो पॉपुलेशन की, एक पॉपुलेशन ने एक लंबी छलांग लगाई, कब? लेट 18th सेंचुरी में। इन द लेट 18th सेंचुरी जो पॉपुलेशन की लंबी छलांग लगाई ब्रिटेन ने, उसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। एज अर्बन सेंटर एक्सपांडेड द इंडस्ट्रीज ग्रू, द डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वेंट अप, पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस। तो जैसे जैसे सिटीज़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता जा रहा था, गांव से दूसरी जगहों से लोग सिटीज़ में आकर सेटल्ड हो रहे थे। लगातार फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी, और डिमांड बढ़ने से और क्या हो रहा था, फूड ग्रेन के प्राइसेस भी बढ़ते जा रहे थे। Under the pressure from the landed groups, the government also restricted the import of corn. यहाँ पर एक important चीज आ रही है, the corn laws. Yes. तो उस समय फूड ग्रेन के प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, और जो बड़े किसान थे, बड़े किसान मतलब जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, उनके प्रेशर में आकर उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसने एक लॉ बनाया। क्या लॉ बनाया? कॉर्न लॉज। कॉर्न लॉज ये कहता है, या ये कहता था कि
बाहर से फूड ग्रेन्स को या कॉर्न को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा ब्रिटेन में। अब कंट्री में ग्रेन जितनी चाहिए उतनी उगाई नहीं जा रही, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और फूड ग्रेन का डिमांड बढ़ता जा रहा है, तो नो डाउट प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं और उस समय ये भी अलाउड नहीं है कि बाहर से खरीद कर लाकर ब्रिटेन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा किया जा सके। तो प्रेशर और बढ़ता गया फूड ग्रेन पर, डिमांड बढ़ती गई, प्राइस बढ़ते गए ड्यू टू कॉर्न लॉज ऑल्सो। मतलब इस समय जो निर्णय लेना चाहिए था गवर्नमेंट को, वो ये लेना चाहिए था कि बाहर से और ज़्यादा ग्रेन्स मंगवाए, बल्कि उसने ये निर्णय लिया कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया कॉर्न लॉज के तहत कि बाहर से फूड ग्रेन जो है वो सप्लाई मतलब इम्पोर्ट नहीं किया जाएगा कंट्री में। Unhappy with high food prices, industrialists and urban dwellers forced the abolition of corn laws. कंडीशन ऐसी आ गई कि इंडस्ट्रियलिस्ट और इवन जो शहर के लोग थे या जिन जो फूड प्राइसेस से परेशान हो गए थे, उनके प्रेशर में आकर गवर्नमेंट को कॉर्न लॉ को एबॉलिश करना पड़ा, मतलब इंपोर्ट के लिए राजी होना पड़ा। आफ्टर कॉर्न लॉज वर स्क्रैप्ड, जैसे ही कॉर्न लॉज को हटाया गया, एबॉलिश किया गया, फूड कुड बी इंपोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। ये इम्पोर्टेंट है, देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। मतलब ये कि जैसे ही इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन ख़त्म किए गए, जैसे ही इंपोर्ट पे रेस्ट्रिक्शन ख़त्म किए गए, तो उसके बाद ये पॉसिबल ये मतलब जो ग्रेन बाहर से मंगवाया जा रहा था, वो इतना सस्ता था कि इवन ब्रिटेन के किसान जितनी लागत से फसल उगाते थे, उससे भी कम कॉस्ट पर ग्रेन बाहर से अवेलेबल हो रहा था इंपोर्ट से। ब्रिटिश एग्रीकल्चर वाज़ अनेबल टू कम्पीट विद दिस इंपोर्ट्स। हुआ क्या कि ब्रिटिश जो एग्रीकल्चर था, क्योंकि मान लीजिए गेहूँ वो उगा पा रहे थे, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं समझने के लिए। मान लीजिए गेहूँ जो ब्रिटिश एग्रीकल्चरर्स या किसान उगा पा रहे थे, फार्मर्स उगा पा रहे थे, उनकी लागत बैठ रही थी मान लीजिए 15 रुपीज़, हम रुपीज़ में समझ लेते हैं एग्ज़ाम्पल है। 15 रुपीज़ पर किलोग्राम की लागत से वो गेहूँ उगा पा रहे थे। लेकिन जो गेहूँ बाहर से आ रहा था इम्पोर्ट होकर, वो 10 रुपए किलोग्राम पर मार्केट में बिक रहा था। तो बताइए ये पॉसिबल ही नहीं था ब्रिटेन के किसानों के लिए कि वो बाहर से आने वाले सस्ते गेहूँ के बदले मार्केट में अपना गेहूँ उतार सके। यस, तो इसलिए क्या हुआ, अब क्योंकि लागत से जितनी लागत थी उससे कम में तो अवेलेबल हो रहा था मार्केट में गेहूँ, या हम बोलें ग्रेन्स, या हम बोलें कॉर्न्स, वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। तो किसान क्यों की खेती करेगा? 15 रुपए की लागत से 20 रुपए की लागत से गेहूँ उगाएगा और 15 रुपए में बेचेगा? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 15 रुपए में लागत में लगाएगा, 10 रुपए में बेचेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्होंने अपने खेत अनकल्टिवेटेड छोड़ना चालू कर दिए एंड थाउजेंड्स ऑफ मैन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ वर्क। तो बिल्कुल इन बड़े बड़े खेतों पे जो लार्ज स्केल पर लोग काम करते थे, जॉब पर थे, मतलब खेत में काम करते थे, मजदूरी करते थे, लेबर थे इन खेतों के, क्योंकि कल्टीवेशन ही नहीं हो रहा, तो ये लोग सब बेरोजगार हो गए। दे फ्लॉक टू द सिटीज और माइग्रेटेड ओवरसीज। तो या तो वो सिटीज की तरफ भागने लगे जॉब की तलाश में, या इवन ओवरसीज चले गए, दूसरी कंट्रीज में चले गए, बेटर लाइफ, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज के सर्च में। जैसे यहाँ आपको ये पिक्चर दिख रहा होगा, एक शिप में किस तरीके से लोग लादे गए हैं। यस, यू कैन सी दिस पिक्चर, फिगर 6, immigrant ship leaving for the US by MW Ready 1869। तो एक पिक्चर है जो ये MW रिडली ने इसको ड्रॉ किया होगा, कैप्चर किया होगा, जो ये दिखा रहा है किस तरीके से ओवरलोडेड शिप्स हैं जो अमेरिका की तरफ जा रहे हैं यूरोप से। ओके, लेट अस कम बैक टू दिस। हम समझ चुके थे यहाँ तक, ठीक है। एज फूड प्राइसेस फेल, कंजप्शन इन ब्रिटेन रोज। नो डाउट जैसे ही ग्रेन का भाव कम हुआ, उसका कंजम्पशन बढ़ने लगा। फ्रॉम द मिड 19th सेंचुरी, फास्टर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन ब्रिटेन ऑल्सो लेड टू हायर इनकम्स। जैसे जैसे 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बढ़ता गया, यस,
तो लोगों के पास इनकम भी बेहतर होने लगी। नो डाउट इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट से लोगों को जॉब मिलने लगी और उनकी इनकम बेहतर हुई। एंड देयर फॉर मोर फूड इम्पोर्ट्स, और इसीलिए फूड इम्पोर्ट भी धीरे धीरे बढ़ता ही गया। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, लोगों के पास पैसा आने लगा, इनकम बेहतर हुई, और इम्पोर्ट भी बढ़ता गया, स्पेसिफिकली फूड इम्पोर्ट्स। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न यूरोप वाले कंट्रीज अगर हम देखें तो रशिया की बात हो रही है, और फिर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में भी बात करें, लैंड्स वर क्लियर्ड एंड फूड प्रोडक्शन एक्सपांडेड टू मीट द ब्रिटिश डिमांड। तो जैसे जैसे ब्रिटिश में फूड ग्रेन्स की डिमांड बढ़ती गई, ऐसे कंट्री जिनके पास इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं था, उन्होंने अपनी ज़मीनों को साफ किया और ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस करने लगे ताकि वो ब्रिटेन भेजा जा सके और उससे पैसे कमाए जा सके। तो ब्रिटेन के पास अपना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रीज से वो इनकम कर रहा था। बाकी कंट्रीज ब्रिटेन की फूड ग्रेन की डिमांड को पूरा करने के लिए अपने यहाँ खेती को बढ़ावा दे रहे थे। यस, इट वॉज नॉट इनफ merely टू क्लियर लैंड्स फॉर एग्रीकल्चर। सिर्फ जगह खाली करने से नहीं होने वाला था। मतलब जमीनों को, जंगलों को काट के वहां फसल उगाने से ये काम पूरा नहीं हो रहा था। रेलवेज वर नीडेड टू लिंक द एग्रीकल्चरल रीजन्स टू पोर्ट्स। भाई रेलवे इसको भी बिछाना पड़ा, ट्रांसपोर्टेशन डेवलप करना पड़ा, ताकि खेतों से जो ये अनाज है ये पोर्ट्स तक पहुंचाया जा सके, ताकि वहां से जहाज में लाद कर उन्हें ब्रिटेन में, यूरोप में भेजा जा सके। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट एंड ओल्ड वंस एक्सपांडेड टू शिप न्यू कार्गोस। नए हार्बर्स वहाँ कहाँ, जहाँ अपलोड अनलोड किया जाता है शिप्स को, ये नए नए हार्बर्स बनाए जाने लगे। इवन पुराने हार्बर्स को एक्सपांड किया गया ताकि शिप्स को ज़्यादा से ज़्यादा कार्गोज को सेल किया जा सके, और ग्रेन्स का, बड़े अमाउंट में ग्रेन्स को इन कंट्रीज से ट्रांसपोर्ट किया जा सके शिप्स के थ्रू यूरोप में, ब्रिटेन में। People had to settle one on the lands to bring them under cultivation। इवन लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन के लिए ये भी ज़रूरी हो गया कि लोगों को अपने खेतों के आसपास सेटल करना पड़ा, किसानों को सेटल होना पड़ा, साथ ही साथ मजदूरों को भी सेटल किया जाने लगा, ताकि ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हो सके। दिस मीन बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट्स। तो नो डाउट इसके पैरेलल घर बनाए जाने लगे, और माइग्रेंट्स भी आ रहे थे। जैसे हमने देखा कि यूरोप से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव कर रहे थे। तो नो डाउट इनके सेटलमेंट्स, इनके घर बनाए जाने लगे। ऑल दीज एक्टिविटीज इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। देखो, हम अनाज की बात कर रहे थे, गुड्स की बात कर रहे थे, इसी से कनेक्ट हो गया क्या, कैपिटल, जो हम बोल रहे थे मनी, और लेबर मतलब मैन। तो मनी, मैन और मटेरियल, यहाँ पर हमें उसका कनेक्शन दिख रहा है। तो मकान बनाने के लिए पैसा चाहिए, है ना, और खेती करने के लिए लोग चाहिए, लेबर चाहिए, और ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये तीनों ही फैक्टर्स जो 19th सेंचुरी में काम कर रहे थे कंट्रीज को कनेक्ट करने के लिए, वो आपस में इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। अब ये पैसा कहाँ से आ रहा था? लेबर्स के लिए, सेटलमेंट्स के लिए, घर बनाने के लिए। तो फाइनेंशियल सेंटर जैसे कि लंदन, क्योंकि इंडस्ट्रियल जोन था वहाँ, ऐसी जगह से इन्वेस्टमेंट, ट्रेडर्स क्या कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर was in short supply, as in America and Australia, led to more migration। तो डिमांड इन सब जगहों पर लेबर की भी बढ़ती जा रही थी, लेबर का भी सप्लाई शॉर्ट पड़ रहा था। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की तरफ और ज़्यादा लोगों का माइग्रेशन हुआ। यस, चाहे यूरोप से किया गया हो या दूसरी जगह से। नियरली 50 million people immigrated from यूरोप टू अमेरिका। 50 million मीन्स इट इज 5 करोड़। 5 करोड़ लोग जो हैं वो यूरोप से अमेरिका या और ऑस्ट्रेलिया में माइग्रेट हुए, वहाँ के इमिग्रेंट बने 19th सेंचुरी में। अगर पूरी दुनिया में देखा जाए कि किस लार्ज स्केल पर लोगों का
इमिग्रेशन हो रहा था, लोग माइग्रेट कर रहे थे। दैट इज अराउंड 150 मिलियन, मतलब इट इज 15, अराउंड 15 करोड़। 15 करोड़ लोग एस्टिमेटेड है कि उन्होंने अपने घर छोड़े, अपनी कंट्री छोड़े और दूसरे कंट्रीज में जाके सेटल हुए, ओशियंस को क्रॉस करते हुए, लंबी दूरी की जर्नी और डिस्टेंस को कवर करते हुए, इन सर्च ऑफ बेटर फ्यूचर। है ना? एक कंट्री से हम बोलते हैं 7 समंदर पार चले गए, क्यों? बेहतर जिंदगी के लिए, बेहतर भविष्य के लिए। हम ऋषि सुनक के बारे में पढ़ते हैं, या अभी हमें पता चला है कि ब्रिटेन के सबसे पहले हिंदू पीएम है। यस। तो उनके विषय में भी आप पढ़ेंगे तो उनकी फैमिली पहले केनिया में रही, फिर एक और कंट्री में रही, फिर जाके वो लोग सेटल हुए कहाँ? दे गॉट सेटल देयर इन ब्रिटेन। तो this is again an example, live example we have, how people migrated from one place to another for having better business opportunity, having better life, having better future, income opportunities and all. इसको ये पिक्चर है, ये भी रिप्रेजेंट करता है। इन पिक्चर्स को हमें देखकर ये हेल्प मिलती है। इन पिक्चर्स के साइड में भी अगर आप छोटा सा नोट लिख लें, जैसे पहले हमने बात की थी मैन, मटेरियल एंड मनी, उसको ज़रूर लिख लें जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है, तो वो आपको आसानी से याद रहेगा। मैन के आगे लिखिए लेबर, मटेरियल के आगे लिखिए गुड्स, उसमें ब्रैकेट में लिख लीजिए कॉर्न एंड व्हीट, और मनी, मनी में लिखिए आप इन्वेस्टमेंट। यस, इस तरीके से आप याद रख सकते थे, रख सकते हैं तीन जो मेजर फ्लोज हैं। ऐसे ही पिक्चर्स के पास में भी एक छोटा सा नोट जरूर लिख लें, ये पिक्चर क्या रिप्रेजेंट कर रही है। ये आपको हेल्प कर सकती है जब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डिस्क्रिप्शन मांगा जाता है या आपकी राय पूछी जाती है। यू कैन आंसर इट बेटर इफ यू नो द पिक्चर अर्लियर, और रिलेवेंट पिक्चर, इफ यू अंडरस्टैंड द रिलेवेंट पिक्चर यू कैन एक्सप्लेन इट बेटर। यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा है, आयरिश इमिग्रेंट्स वेटिंग टू बोर्ड द शिप बाय, ये आयरिश इमिग्रेंट्स हैं। यस, जो शिप्स का वेट कर रही हैं कि शिप्स कब आएंगी और उसमें ये बैठकर अपने गंतव्य की ओर, डेस्टिनेशन की ओर रवाना होंगे। और ये डेस्टिनेशन क्या होगी? जैसा हमने देखा मेजरली अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, उसमें भी मेजरली अगर हम सबसे पीक पे माने तो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन यूरोप से हुआ, तो कहाँ? अमेरिका के लिए। Thus, by 1890, a global agriculture economy had taken place. तो हमने देखा किस तरीके से ब्रिटेन की ये कमजोरी कि उन्होंने फोकस नहीं किया, उनका फोकस पूरी तरह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे था। उन्होंने अपने यहाँ के एग्रीकल्चर को इस डायरेक्शन में नहीं डेवलप किया कि वो कंट्री की खुद की फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। इस कमजोरी ने क्या किया, पूरी दुनिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी ओपन की कि पूरी दुनिया जो है खेती करें, फसल उगाए और अपना अनाज जो है यूरोप में, ब्रिटेन में सेल करें। यस। तो इस तरीके से ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप हुई, accompanied by complex changes in labor movement patterns, capital flows, ecologies and technology. टेक्नोलॉजी के विषय में अभी आगे पढ़ेंगे हम। फूड नो लॉन्गर केम फॉर अ नियर बाय, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये एक स्टेटमेंट आ सकता है जिस पे आपसे पूछा जाए कि फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाय विलेज और टाउन। पहले, इसके पहले की सिचुएशन नो डाउट ऐसी थी कि शहर में जो लोग रह रहे हैं उनका अनाज कहाँ से आ रहा है? आसपास के गांव से। जैसे हमारे यहाँ सब्जियां आती है, अनाज आता है। लेकिन ब्रिटेन में ये सिचुएशन चेंज हुई कि अब वो सिर्फ आसपास के गांव से नहीं आ रही थी, अब वो आ रही थी दूसरे कॉन्टिनेंट से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। यस। और ये भी एक तरह से एक मेजर टर्न है ग्लोबलाइजेशन में, जब इतने लार्ज स्केल में दो कंट्रीज पर की एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी होती है, लार्ज स्केल पर माइग्रेशन होता है, तो नो डाउट कंट्रीज आर गेटिंग बेटर कनेक्टेड एंड दिस इज व्हाट मेकिंग अ वर्ल्ड ग्लोबल। But from thousands of miles away, it was not grown by a peasant tilling his own land, but by an agricultural worker. ये भी important है कि ऐसा नहीं हो रहा था कि किसान अपनी खेती कर रहा था, उसके पास तो इमिग्रेंट्स थे, दूसरी कंट्रीज से आए हुए कौन थे? लेबर थे, जो इन बड़ी बड़ी खेतों को बो रहा था, वहां पर कल्टीवेशन कर रहा था। यस। Perhaps recently arrived, who was now working on a large farm that only
a generation ago had most likely been a forest. एक जनरेशन पहले जो घना जंगल था उसे काट कर क्लीन किया गया, वहां पर खेती करने के लिए, अनाज उगाने के लिए उस जगह पर वो खेती कर रहा था। कितना बड़ा चेंज है, हम बोलते हैं ड्रास्टिक चेंज आया था इन कुछ इवेंट्स की वजह से। यस, जो जंगल थे वो खेतों में बदल गए। यस, it was transported by railway, built for very very purpose, and by ships which were increasingly manned in these decades by low paid workers from southern Europe, Asia, Africa and Caribbean। कैरेबियन मतलब आपको इस फेज में जो ये लेबर का फ्लो दिखता है वो ज़्यादातर सदर्न यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से और कैरेबियन रीजन से है, जिनका उपयोग प्लांटेशन में, जिनका उपयोग अनाज उगाने में, जिनका उपयोग इस तरह के कामों में अमेरिका और दूसरी कंट्रीज में किया जाने लगा, ताकि जो ब्रिटेन की फूड और रॉ मटेरियल की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। सम ऑफ दीज ड्रामेटिक चेंज, though on a smaller scale, occurred closer home in West Punjab। ऐसा ही एग्जाम्पल हमें वेस्ट पंजाब में भी देखने को मिलता है। ये एग्जाम्पल हमें ज़रूर लिखना चाहिए या इसको अंडरलाइन करना चाहिए। हेयर द ब्रिटिश, जब ब्रिटिश रूल था इंडिया में तो ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज में भी ये चेंजेस किए, ताकि उनकी कॉलोनीज में भी लार्ज स्केल पर उनकी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे कॉटन की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो अपनी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, या फिर फूड रिक्वायरमेंट हो अपने लोगों के लिए। यस, हेयर द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट बिल्ड नेटवर्क ऑफ इरिगेशन canals to transform semi-desert waste lands into fertile agricultural lands। ओके, मतलब ये कि जो ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट था, उसने पंजाब जैसे रीजन में, जहाँ पर उस समय की बात करें, आज भी पंजाब पूरी कंट्री का मेजर क्रॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट है। उस समय जब ब्रिटिश रूल था तब यहाँ पर कैनाल्स का एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डेवलप किया। उसके पीछे उनका पर्पस क्या था कि इवन पंजाब वाज एट दैट टाइम सेमी एरिड लैंड, जहाँ पर एग्रीकल्चर मेजरली पॉसिबल ही नहीं था या लार्ज स्केल पर पॉसिबल नहीं था। तो उस समय ब्रिटिश ने वहाँ, जो हम पंजाब बोलते हैं क्योंकि वहाँ नदियाँ तो अवेलेबल है, लेकिन ये पानी हर खेत तक पहुँचे, इसके लिए उन्होंने कैनाल्स का एक बेटर नेटवर्क डेवलप किया, जिसकी वजह से लार्ज स्केल पर पंजाब से होने वाला प्रोडक्शन कहाँ जाने जा सका। इट कुड बी ट्रांसपोर्टेड टू ब्रिटेन टू मीट द नीड ऑफ कॉटन एंड wheat। Yes, the canal colonies, as the areas irrigated by the new canals were settled by peasants from other parts of Punjab। Now see, we should remember this term also, this one, the canal colonies। Yes, the canal colonies में the colonizers or the British government started, or the other countries, those who were having their colonies, they were trying their best to develop the irrigation system to provide the assistance that more and more required grains or the raw material like cotton could be produced in their colonies and can easily at a cheaper rate can be transported to their country। Yes, of course, food is merely an example. A similar story can be told for cotton, the cultivation of which expanded worldwide to feed British textile mills। तो यहाँ हमने मेजरली ग्रेन के बारे में बात की। अगर हम कॉटन के बारे में भी बात करेंगे या ऐसे किसी भी क्रॉप के बारे में बात करेंगे तो हम देखेंगे कि उनका उस फूड ग्रेन का या कमर्शियल क्रॉपिंग का लार्ज स्केल इम्पोर्टेंस रहा है, जो मेकिंग ग्लोबल वर्ल्ड की हम बात करते हैं, मेकिंग वर्ल्ड ग्लोबल की बात हम करते हैं। चाहे हम बात करें कॉटन की, हम बात करें रबर की, हम ऐसे किसी भी कमर्शियल क्रॉप की बात करें या फूड ग्रेन क्रॉप की बात करें, इन सब का लार्ज स्केल इम्पोर्टेंस है अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और स्पेसिफिकली 19th सेंचुरी में। इंडीड, so rapidly did regional specialization
in the production of commodities developed that between 1820 and 1914 world trade is estimated to have multiplied by, this is important, 19th सेंचुरी में इन तमाम कारणों से मेजरली इन तीन फैक्टर्स की वजह से जो तीन फ्लो हुआ उसकी वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड है दुनिया का व्यापार है इन लगभग 100 सालों के बीच में लगभग 25 से 40 गुना 25 to 40 times इंक्रीज हुआ. नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड कंप्राइजेज प्राइमरी प्रोडक्ट्स और इनमें से 60% जो ट्रेड हो रहा था वो किस पर था? प्राइमरी प्रोडक्ट्स पर. प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब हम बात करते हैं ना एग्रीकल्चर या नेचुरली प्रोड्यूस जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? प्राइमरी में. यस. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर हम इकोनॉमी में पढ़ते हैं. तो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स हैं, ग्रेन्स हैं, माइनिंग प्रोडक्ट्स हैं, यस, इनका 60% रोल रहा है इस जो वर्ल्ड ट्रेड में इंक्रीज हुआ है उसमें. दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट, कॉटन एंड मिनरल्स सच एज कोल्स. तो ये इसके बाद रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, इस पे हम कल बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. So we have completed today's topic, that is the 19th century, the changes during 19th century and how uh, the three major flows, man, material and money, changed the world during that era.